एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं लॉ ऑफ डिमांड की। लॉ ऑफ डिमांड को पढ़ने से पहले हम बात करेंगे डिमांड क्या होती है। तो कोई भी वांट कि हमें ये चीज़ चाहिए वो डिमांड नहीं हो सकती। डिमांड होने के लिए 3 कंडीशन फुलफिल करनी ज़रूरी है। आपके सामने है, पर्सन को डिज़ायर होनी चाहिए। अब डिज़ायर में भी डिज़ायर और वांट 2 चीज़ होती हैं। डिज़ायर हो सकती है बहुत सारी चीज़ों की, मल्टीपल थिंग्स की डिज़ायर हो सकती है एक पर्सन को। लेकिन अगर हम वांट की बात करेंगे तो वांट होती है किसी स्पेसिफाई थिंग की। ओके, इनमें भी डिफरेंस पता चल गया। तो पर्सन को डिज़ायर होनी चाहिए, डिमांड तब जनरेट होगी। देन सेकंड कंडीशन होनी चाहिए, उसकी परचेजिंग पावर होनी चाहिए उसके पास, कि जिस चीज़ की डिज़ायर है वो उसे परचेज कर सकता है, इतनी सफिशेंट पावर है उसके अंदर, मतलब हाँ मैं पे कर सकता हूँ इसके लिए। देन थर्ड होनी चाहिए विलिंगनेस टू पे, कि उसके पास इतनी मनी होनी चाहिए। तो जब ये तीनों कंडीशन फुल होंगी तब हम कहेंगे कि हाँ इस चीज़ की डिमांड है इस पर्सन के बिहाफ। ओके। अब लॉ ऑफ डिमांड का टॉपिक पढ़ने से पहले मैं आपको बता दूँ, इसका एक सिंपल प्रूफ देते हैं, फिर हम थ्योरी पढ़ेंगे इसकी। ब्रीफली समझाती हूँ आपको लॉ ऑफ डिमांड है क्या। तो जो आपका लॉ ऑफ डिमांड है, लॉ ऑफ डिमांड, जो लॉ ऑफ डिमांड है प्रोफेसर अल्फ्रेड मार्शल ने दिया था। किसने? अल्फ्रेड मार्शल ने। इन्होंने क्या बताया? इन्होंने रिलेशनशिप बताया, रिलेशनशिप बिटवीन किस किस के बीच में? डिपेंडेंट एंड इंडिपेंडेंट वेरिएबल के बीच। अब डिपेंडेंट और इंडिपेंडेंट वेरिएबल क्या है? मतलब डिमांड एंड सप्लाई के बीच। डिमांड क्या होगी? आपकी डिपेंड होगी, और सप्लाई आपकी वो मतलब डिमांड एंड सप्लाई में डिमांड और प्राइस, डिमांड और प्राइस। ओके, डिपेंड होती है डिमांड और प्राइस होता है यहाँ पे इंडिपेंडेंट। तो इन्होंने बताया कि अगर किसी चीज़ की कोई भी थिंग है, कोई भी प्रोडक्ट है, कोई भी सर्विस है, उसका प्राइस बढ़ रहा है तो उसकी डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है, उसका प्राइस घट रहा है तो डिमांड पे क्या इफेक्ट पड़ रहा है। अब हम सीधा पॉइंट पे पहुँचते हैं कि इस लॉ में बताया क्या है। इस लॉ में बताया है जब भी किसी कमोडिटी का, किसी भी प्रोडक्ट का प्राइस बढ़ता है तो उसकी क्वांटिटी की जो डिमांड है ना वो घटती है। महंगा होगा तो लोग कम खरीदेंगे, वहीं अगर प्राइस घटता है तो उसकी क्वांटिटी की डिमांड बढ़ती है। इसी ब्याप पर अगर हम बात करें, ये एक हम ग्राफ बना सकते हैं। इधर तो हम क्वांटिटी शो कर रहे हैं और इधर हम डिमांड शो कर रहे हैं, प्राइस, कि भाई इतनी क्वांटिटी की डिमांड हो रही है, इतना प्राइस है। तो इस तरह की कुछ शेप मिलती है कर्व की। ओके, यहाँ पे क्या होता है, जब प्राइस हाई है तो डिमांड कम है, प्राइस लो हुआ तो डिमांड बढ़ी, प्राइस और लो हुआ तो डिमांड और बढ़ी। तो यही हमारे इस प्रिंसिपल मतलब इस लॉ में बताया डिमांड के अल्फ्रेड मार्शल ने, कि जब प्राइस बढ़ेगा प्रोडक्ट का तो उसकी डिमांड घटेगी, जब प्राइस घटेगा तो उसकी डिमांड बढ़ेगी। ओके, और इस लॉ में उन्होंने एक अजम्पशन ली है कि जो प्राइस और क्वांटिटी की डिमांड है ना, इनसे अलग जो भी फैक्टर हैं जो इफेक्ट करते हैं डिमांड को, वे सब फैक्टर इन्होंने कांस्टेंट लिए हैं, कि भाई और फैक्टर कांस्टेंट है, उनमें कोई भी चेंज नहीं आ रहा, सिर्फ प्राइस में चेंज आ रहा है तो डिमांड में ऐसे चेंज आएगा। इन्होंने ये बताया, और इस रिलेशन को, प्राइस और कमोडिटी के बीच इस रिलेशन को इन्वर्स रिलेशनशिप कहा जाता है। ओके, एक बढ़ रहा है दूसरा घट रहा है। ओके, और हाँ एक बात ध्यान रखना, 2 कॉन्सेप्ट होते हैं, लॉ ऑफ डिमांड और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनमें रहना, लॉ ऑफ डिमांड क्या बताता है कि कितना इफेक्ट होगा, मतलब क्या इफेक्ट होगा
मतलब क्या है, लो ऑफ डिमांड ये बताता है कि प्राइस बढ़ रहा है तो डिमांड घटेगी या बढ़ेगी, क्या इफेक्ट होगा। वहीं अगर इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड की बात करेंगे तो इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताएगी कितना इफेक्ट होगा। मतलब इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड ये बताएगी कि अगर प्राइस बढ़ रहा है इस परसेंट से और क्वांटिटी घट रही है इस परसेंट से, तो उसमें कितना चेंज आएगा। मतलब अगर अनुपात प्राइस और क्वांटिटी के बीच में एक उसकी कोई कमोडिटी लेते हैं, उसका प्राइस और डिमांड का अनुपात है 1:2 कि प्राइस 2:3 ले लो, तो प्राइस 2 गुना बढ़ रहा है तो डिमांड 3 गुना घट रही है। ओके, 2:3। और ये इस तरह ना शो करके हम बात कर सकते हैं कि ये बताता है कि पॉजिटिव रिलेशन है, नेगेटिव रिलेशन है, या फिर कोई भी रिलेशन नहीं है इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। तो इनमें ये फ़र्क है। लो ऑफ डिमांड ये बताता है क्या इफेक्ट होगा, और इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड बताती है कितना इफेक्ट होगा। अगर प्राइस 2% बढ़ रहा है और डिमांड, तो मतलब डिमांड कितने परसेंट बढ़ रही है, ये रिलेशनशिप बताता है आपका इलास्टिसिटी ऑफ डिमांड। ओके, तो ये ध्यान रखना। अब हम आते हैं अपनी थ्योरी पे। लो ऑफ डिमांड क्या होता है, सिंपल डेफिनेशन है, आपको बहुत इजीली पढ़ने से ही समझ में आ जानी है, हमने ऊपर डिस्कस भी कर चुके हैं। एज द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज। वही प्राइस जो है गुड्स के या सर्विस के बढ़ेंगे तो डिमांड जो है क्वांटिटी की वो डिक्रीज होगी, और वाइस वर्सा ऐसे उल्टा होगा, अगर प्राइस घटेंगे तो डिमांड बढ़ेगी। सिंपल टर्म में बात करेंगे तो व्हेन द प्राइस गोज अप पीपल बाय लेस, और व्हेन द प्राइस गोज डाउन पीपल बाय मोर। ओके, this law show as an inverse relationship between price, quantity, demanded, meaning that as one increase the other decrease। वही जो मैंने आपको बताया कि इन्वर्स रिलेशनशिप बताता है ये लो, प्राइस और क्वांटिटी डिमांड के बीच में। ठीक है, अब ये इसकी थोड़ा हिस्ट्री दी है कि अल्फ्रेड मार्शल ने सबसे पहले दे दिया लॉ ऑफ डिमांड। उसके बाद इसके फंक्शन कुछ अदर इकोनॉमिस्ट ने दिए, और इसके स्लोप की अलग इकोनॉमिस्ट ने बताए। अगर मैं बात करूँ स्लोप की, तो इसकी स्लोप डाउनवर्ड होती है और निगेटिव स्लोप होती है। ओके, और डाउनवर्ड और निगेटिव स्लोप ध्यान रहेगा। और जब हम शो करते हैं ना, तो एक्स एक्सिस पे क्वांटिटी और वाई एक्सिस पे प्राइस शो करते हैं। नेगेटिव रिलेशन होता है एक्स एक्सिस का वाई एक्सिस से, इसलिए नेगेटिव स्लोप बोलते हैं, क्योंकि जब आपका एक्स एक्सिस पे घटती है तो उधर बढ़ती है वाई एक्सिस पे, तो यहाँ पे नेगेटिव रिलेशन होता है एक्स और वाई एक्सिस का, तो इसलिए यहाँ पे नेगेटिव स्लोप भी बोलते हैं और डाउनवर्ड स्लोप भी बोलते हैं। अब यहाँ पे हम बात कर लेते हैं जो इम्पोर्टेंट है कि इसकी कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है, मतलब क्या क्या शो करता है ये। तो वही जो हमने अभी बात की, डाउनवर्ड स्लोप होता है, डाउनवर्ड स्लोपिंग, लेफ्ट टू राइट होता है डाउनवर्ड स्लोप, इंडिकेट करता है द प्राइस ऑफ गुड्स और सर्विस इंक्रीज द क्वांटिटी ऑफ डिमांड डिक्रीज। श्योर, वही है ना, एक्स और वाई एक्सिस में निगेटिव रिलेशन। जब प्राइस गुड्स और सर्विस का प्राइस कौन से उस पर लेते हैं, हम प्राइस लेते हैं वाई एक्सिस पे, इंक्रीज हो रहा है तो क्वांटिटी डिमांडेड जो कि हमने एक्स एक्सिस पर ली थी वो डिक्रीज होगी, तो निगेटिव रिलेशन है, इसलिए डाउनवर्ड स्लोप। फिर इन्वर्स रिलेशनशिप सेम है, वो पहली बात को ही अगर हम घुमा फिरा के कहें कि जब इंक्रीज होगा एक तो दूसरा डिक्रीज होगा, दूसरा डिक्रीज होगा तो पहला इंक्रीज होगा, ये वाइस वर्सा रिलेशनशिप बताता है। प्राइस एंड क्वांटिटी डिमांडिंग, प्राइस इंक्रीज, क्वांटिटी डिमांडेड डिक्रीज, यही है। अब लो ऑफ डायमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को भी बताता है ये, इसमें के अंदर एक कैरेक्टरिस्टिक्स होती है।
देख, डिमांड कर्व इज़ बेस्ड ऑन द लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का एक अच्छा मतलब बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इकोनॉमिक्स का, हम बात करेंगे इसके ऊपर भी। अगर मैं बात करूँ मार्जिनल यूटिलिटी की, तो लॉ ऑफ डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी ये कहता है कि जब कोई पर्सन पहली बार किसी प्रोडक्ट को मतलब कोई कमोडिटी को कंज्यूम करता है तो उसे ज़्यादा सेटिस्फेक्शन मिलता है, फिर उसकी सेकंड यूनिट कंज्यूम करता है तो उसे कम, और थर्ड में और कम, और ऐसे ऐसे ज़ीरो सेटिस्फेक्शन पे पहुंच जाता है और नेगेटिव पे पहुंच जाता है। तो इसमें अगर सिंपल बात करें कि आपके सामने बहुत सारे खाने के लिए खाना रख दिया, रसगुल्ले रख दिए, तो आप पहला रसगुल्ला बहुत यमी, सेकंड वो भी यमी लगेगा लेकिन पहले जितनी एक्साइटमेंट नहीं रहने की, थर्ड में फिर और कम, फोर्थ में फिर जब आपका पेट भरने लगेगा ओह अब नहीं खाया जाना, तो वहाँ पे ज़ीरो, एंड उसके बाद नेगेटिव भी आ जाएगी जब आपको उल्टी करने का मन हो जाएगा कि अब खा भी रहे हैं और उल्टी करने का मन हो रहा है। दैट्स, तो ये आपकी डाइमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का कॉन्सेप्ट होता है, इसे भी अच्छे से डिस्कस करेंगे। विच स्टेट दैट द एडिशनल यूटिलिटी गेन फ्रॉम consuming one more unit of goods or service decrease the consumption as consumption increase. Okay, कंजम्पशन, जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होती है यूटिलिटी डिक्रीज होने लगती है यूनिट्स की। उसके बाद बहुत इम्पोर्टेंट है, अगर आप यूजीसी नेट का एग्ज़ाम दे रहे हैं या फिर आप कोई कॉमर्स से रिलेटेड एमसीक्यू बेस एग्ज़ाम देना है आपको इकोनॉमिक्स से रिलेटेड, तो सेट्रिक पैरीबासु ये टर्म किस चीज़ के लिए यूज़ किया गया था? इसमें यह कहा जाता है मतलब जो इन्होंने अजम्पशन ली है ना कि प्राइस और डिमांड, मतलब क्वांटिटी की डिमांड और उसका प्राइस, इनको दो फैक्टर को छोड़ के अदर फैक्टर कांस्टेंट हैं, इसको हम सेट्रिक पैरीबासु बोलते हैं, इस अजम्पशन को। ओके, देखो यो है ना, डिमांड कर्व ड्रॉ अजम्पशन सेट्रिक पैरीबासु, अदर थिंग बीइंग इक्वल या फिर कांस्टेंट, मतलब उनमें कोई चेंज नहीं होगा, मीनिंग दैट अदर फैक्टर दैट कुड इन्फ्लुएंस डिमांड सच एज इनकम, प्रेफरेंस, प्राइस ऑफ रिलेटेड गुड और हेल्थ कांस्टेंट, और हेल्थ कांस्टेंट मतलब ये कांस्टेंट होगी। ये सेट्रिक पैरीबासु एक टर्म यूज़ किया जाता है इस अजम्पशन के लिए। ओके, तो आज हमने बात करी हमारा लॉ ऑफ डिमांड होता क्या है, तो ये बताता है कि क्या इफ़ेक्ट होगा अगर प्राइस ऐसे चेंज हो। प्राइस इसमें इंडिपेंडेंट वेरिएबल है, प्राइस में चेंज करेंगे और देखेंगे कि डिपेंडेंट वेरिएबल जो डिमांड है उसमें क्या इफ़ेक्ट हो रहा है। तो इस लॉ ने सीधा बताया कि अगर आप प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिमांड घटेगी, अगर प्राइस अगर प्राइस बढ़ा रहे हो तो डिमांड घटेगी, और प्राइस घटा रहे हो तो डिमांड बढ़ेगी, मतलब एक इन्वर्स रिलेशनशिप। ओके, थैंक यू सो मच।